हाँ, इसका मतलब हमारे पास जो तीन पार्ट अपन बात कर रहे हैं, एन इक्वल टू होना चाहिए n1 प्लस n2। हाँ, अपने पास s इक्वल टू होना चाहिए s1 प्लस s2, और g इक्वल टू होना चाहिए g1 प्लस g2, v इक्वल टू होना चाहिए v1 प्लस v2। ठीक, u इक्वल टू होना चाहिए u1 प्लस u2, और ये सब के सब क्या होने चाहिए, कॉन्स्टेंट। अच्छा, एक और बात क्या है, अगर मान लो किसी पदार्थ की दो प्रावस्थाओं के किसी पदार्थ की दो प्रावस्थाओं के संतुलन के लिए किसी पदार्थ की दो प्रावस्थाओं के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, जी है, ये जो गिब्स मुक्त ऊर्जा ये क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, या फिर अगर कहें अपरिवर्तित। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे बहुत ज्यादा काम आएगा कि अगर मान लो पदार्थ की दो प्रावस्थाओं में संतुलन चाहिए तो उसके लिए जी का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए जी का मान। ठीक, चलो आगे देखो। अपन ये मान लेते हैं यदि किसी पदार्थ के लिए, यदि किसी पदार्थ में प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा जी हो, इसका मीनिंग ये है कि अपन जी को ये कह रहे हैं जी अपॉन एन है। इसका मतलब G1 का मतलब कैपिटल G1 अपॉन कैपिटल N1, और G2 का मतलब कैपिटल G2 अपॉन कैपिटल N2। ठीक, चलो अपन जानते हैं G इक्वल टू क्या होता है, चूंकि G इक्वल टू क्या होता है, H माइनस टी एस, इसलिए G अपॉन एन, या फिर अगर अपन उसको और थोड़ा सा चेंज कर लें, उसको अपन G इक्वल टू H की जगह U प्लस पी बी माइनस टी एस लिखा जा सकता है। अपन क्या करते हैं, अपन इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आओ जरा क्या करते हैं, या G अपॉन एन इक्वल टू U प्लस पी वी अपॉन एन माइनस टी। ठीक, जीवन के लिए जीवन का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल जीवन, जी अपॉन एन कर सकते हैं तो जी बन जाएगा। ये स्थिति ऐसे बनेगी, जी इक्वल टू, मैं इसको छोटा यू बना रहा हूँ ऐसे ऐसे, प्लस पी, इसको छोटा वी बना रहे हैं माइनस के टी, इसको एस, इस तरीके से अपन ने चेंज कर दिया, नोटेशन लिख देंगे। इसका मतलब क्या है जरा साइड में, इसको अपन लिख सकते हैं U1 प्लस के पी V1 माइनस के टी S1, G2 इक्वल टू U2 प्लस पी V2 माइनस के टी S। ठीक है, और अपन यहाँ लिख देंगे जहां U1 का मीनिंग है G1 अपॉन N1। ठीक है, V1 का मीनिंग है कैपिटल V1 अपॉन N1। ये प्रति अणु के लिए है, ये जो वैल्यू है, जैसे प्रति अणु आंतरिक ऊर्जा, प्रति अणु आयतन, ठीक है, माइनस के S1 का मीनिंग है प्रति अणु, ऐसे ही U2 इक्वल टू G2 अपॉन N2। ठीक है, V2 इक्वल टू V2 अपॉन N2, और S2 इक्वल टू कैपिटल S2 अपॉन N। ठीक है, तो मेरे पास दो समीकरण हो गए, एक समीकरण हो गया G1 इक्वल टू U1 प्लस PV1 माइनस TS1, और दूसरा समीकरण हो गया G2 इक्वल टू U2 प्लस PV2 माइनस के TS2।
हाँ, यही बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि इसमें टेम्परेचर, और हमने लिखा था, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने यही तो कहा था कि दो प्रावस्थाओं के साम्य में होने के लिए आवश्यक क्या है, ताप तथा दाब का मान क्या होना चाहिए, निश्चित होने चाहिए। निश्चित का मतलब कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक, इसका मतलब दो चीजें हमारे पास होंगी, ताप और दाब भी निश्चित होना चाहिए, और उसके लिए जो जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, जी का मान भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, या न्यूनतम होना चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए। ठीक है, चलो, तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गया G1, एक आ गया G2। ठीक, जरा देखो एक बार ये इसको, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, U1, V1, S1, U2, V2, SU, ये प्रति अणु के मान है। ठीक है, जैसे प्रति अणु आंतरिक ऊर्जा, प्रति अणु आयतन, प्रति अणु एंट्रॉपी। ठीक, चलो अब जरा एक और, जरा सुनो सर काम की बात। अच्छा देखो, चूंकि G1 इक्वल टू G1 N1, G2 इक्वल टू G2 N2, लिख सकते हैं अपन। सुनो, अपन के पास क्या है, चूंकि G इक्वल टू G1 प्लस G2, मतलब G1 N1 प्लस G2। अपन क्या कह रहे हैं, अपन ये कह रहे हैं, क्या कहना चाहिए, अरे समझे नहीं बात। देखो, G का मतलब है GN। ठीक है, ये टोटल का वैल्यू है। अगर अपन को किसी एक पहले पार्ट के लिए लिखना है, मान लो पहली प्रावस्था के लिए लिखना है, उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होगी, G1, उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या है, N1, प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, G1। ये पहले के लिए हो गया, G1 के लिए। ऐसे G2 के लिए लिखोगे तो G2N2, लिखना तो पड़ेगा भाई सबके लिए अलग अलग। भाई दो प्रावस्था है ना हमारे पास, तो दोनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा, ये है इसका मीनिंग। चलो, G का वैल्यू हो गया G1N1 प्लस G2N2। अपन ने एक बात कही थी, अपन कह रहे थे कि G का मान न्यूनतम रहना चाहिए, G के न्यूनतम मान के लिए। अच्छा देखो, G का मान न्यूनतम रहे, इसके लिए जरूरी क्या है, किसी चीज का मैक्सिमम मिनिमा तुम लोग जब डिफाइन करते हो, तो इसका मतलब है कि उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलिए, dg इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब dg इक्वल टू G1 dN1। हमने पहले कहा था N1 N2 कांस्टेंट नहीं है, चेंजेबल है, लेकिन n इक्वल टू N1 प्लस N2 कांस्टेंट है, प्लस G2 dN2, क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब G1 dN1 इक्वल होना चाहिए माइनस के G2 dN। एक तो ये बात, ठीक, चलो, इसको बात कहते हैं समीकरण नंबर एक दूसरी कंडीशन और है हमारे पास, वो क्या है, क्योंकि n इक्वल टू N1 प्लस N2 है, इसका मतलब dn इक्वल टू dN1 प्लस dN2। अपन को पता है n कांस्टेंट, इसका मतलब dn जीरो, और अगर dn जीरो हो गया तो dN1 इक्वल हो जाएगा माइनस के dN2 के। इसका मतलब अगर मैं माइनस के dN2 की जगह dN1 रख दूं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं अपन। देखो मैं फिर कह रहा हूं, N1 और N2 कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट क्या है, n कांस्टेंट है, दोनों का टोटल। जैसे मान लो घर में दो कमरे, ठीक है, घर में एक सदस्य है 10, एक कमरे में 5 बैठे हैं, दूसरे में 5 बैठे हैं। ऐसा भी हो सकता है एक में 8 बैठे हैं, एक में 2 बैठे हैं, इंटरचेंज हो सकता है। 8 में से एक जना चला गया, दूसरे में 3 हो गए, इधर 7 रह गए। ऐसा तो होता रहे, अवस्थाएं जब प्रावस्थाएं जब मिलेंगी तब ऐसा तो होगा ही। लेकिन नंबर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जैसे घर में 10 कैंडिडेट हैं तो
10 ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है घर में 11 कैंडिडेट हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि N1 और N2 तो चेंजेबल है। जब दोनों प्रावस्थाएं एक दूसरे के सामने में आएंगी तो ये चेंजेबल, ये चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम्स वो चेंजेबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन 0 है। ये दोनों तो चेंजेबल है, इसलिए इनका डिफरेंशिएशन हो गया, इसको 0 नहीं लिखा हमने। आ जाओ, फ्रॉम 1 and 2। जरा पहले और दूसरे से बात करो, क्या होगा। देखो G1 DN1, अगर मैं DN1 की जगह माइनस के DN2 रख दूं या माइनस के DN2 की जगह DN1 रख दूं तो बात तो बरोबर है, क्या आ जाएगा, G1 इक्वल टू G। क्या कहता है कि नहीं, दो अवस्थाओं के प्रावस्था संतुलन के लिए पदार्थ की कोई दो अवस्थाएं हैं और इन दोनों अवस्थाओं का क्या रहे, प्रावस्था का संतुलन रहे, उसके लिए आवश्यक है कि उन दोनों अवस्थाओं की प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा, प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी पर एटम या पर मॉलिक्यूल, वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो जरा इस बात, ठीक ठीक। तो अपन का मीनिंग क्या हुआ, अपन का मीनिंग ये हुआ कि अगर मान लो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन में प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान, गिब्स फ्री एनर्जी पर एटम या पर मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि प्रावस्था क्या है, संतुलन में। ठीक है, चलो अब जरा इसका प्रावस्था वक्र के बारे में बात करेंगे। इसका प्रावस्था वक्र क्या है, ठीक, बताओ जरा, आई बात समझ। सुनो आगे की बात। देखो सर, ये जो प्रावस्था वक्र है ये P और T के बीच में होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है ये P और T का फलन भी होती है नॉर्मली, इसलिए प्रावस्था वक्र को, जी देखो G1 और G2 अलग चीज है, G1 और G2 तो चेंज हो सकते हैं, ये तो चेंज होंगे, लेकिन दोनों का मान बराबर आना चाहिए, हमारा कहने का मतलब ये, उनका वैल्यू कुछ भी आए उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन वो दोनों बराबर होने चाहिए, इससे हमें मतलब है। हमारी प्रावस्था संतुलित तब रहेगी जब ये दोनों बराबर हो, ठीक। अब जरा प्रावस्था वक्र के बारे में बात करते हैं, क्या कहता है प्रावस्था। देखो जी फंक्शन होता है P और T का, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है वो P और T का फलन होती है, इसका मतलब आओ जरा, अपन इसके बारे में बात करते हैं, प्रावस्था वक्र के बारे में। ये P है, ये T, G1 लेस देन G2, G1 ग्रेटर देन G2, और ये G1, ठीक है। एक बात, दूसरी बात सुने जरा, इसको कहते हैं अपन फेज फर्स्ट और इसको कह देते हैं अपन फेज सेकंड, ठीक। अब जरा सुनो काम की बात, पहली पहली देखो G1 लेस देन G2, G1 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए G2 से, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इस कंडीशन में अगर G का मान न्यूनतम लेके आए अपन, देखो G1 का मतलब क्या है, G1 होता है G1 अपॉन N1, G2 क्या है, G2 अपॉन N, ठीक है। अपन कह रहे हैं G1 लेस देन है G2 से, G1 का वैल्यू G2 से क्या है, कम है। अगर G1 G2 से कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस पार्ट से G के न्यूनतम होने के लिए सारे के सारे अणु फेज सेकंड से किस में आ जाने चाहिए, फेज फर्स्ट में क्या करने चाहिए, ट्रांजिशन करने चाहिए। इसका डिफरेंशियल क्या कह रहा है ये,
हाँ देखो G1 इक्वल टू G1 अपॉन N1, G2 इक्वल टू G2 अपॉन N2। वो क्या कहता है, G1 लेस देन G2 के लिए या फेज फर्स्ट के लिए क्या होना चाहिए, G अगर न्यूनतम रहे, कैपिटल G अगर न्यूनतम रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि फेज सेकंड से परमाणु किसमें ट्रांजिट करने चाहिए, फेज फर्स्ट में ट्रांजिट करने चाहिए। एक दूसरी कंडीशन, अगर मान लो अपने पास ऐसी कंडीशन हो G1 ग्रेटर देन हो किससे, G2 से, इसका मतलब इस कंडीशन में अगर G का वैल्यू क्या, भाई अपन को क्या चाहिए, अपन को साम्य अवस्था के लिए G का मान न्यूनतम चाहिए। मीन्स प्रावस्थाओं के संतुलन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। और उस कांस्टेंट रहने का मतलब न्यूनतम रहनी चाहिए, उसके कांस्टेंट वर्ड का जो मीनिंग है वो है न्यूनतम, मीन्स अपरिवर्तित रहनी चाहिए और कम रहनी चाहिए। अगर ये कम रहेगी G1 ग्रेटर देन G2 की स्थिति में, तो फेज फर्स्ट से सारे के सारे एटम फेज सेकंड में क्या करेंगे, संक्रमण करेंगे, ट्रांजिट करेंगे। ठीक, अच्छा तीसरी कंडीशन, G1 इक्वल टू G2, इस कंडीशन में अगर G कैसा रहे, न्यूनतम रहे, तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी यह है कि जैसे फेज फर्स्ट सॉलिड है, फेज फर्स्ट क्या है, सॉलिड है, तो फेज सेकंड क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। फेज फर्स्ट अगर लिक्विड है तो फेज सेकंड क्या होना चाहिए, वेपर होना चाहिए। और फेज फर्स्ट अगर वेपर है तो ये क्या होना चाहिए, या फिर अगर मान लो फेज फर्स्ट क्या है, सॉलिड है, तो फेज सेकंड गैस होना चाहिए। मतलब ये कि अगर G1 इक्वल टू G2 और G कैसा है, न्यूनतम है, तो ये जरूरी है कि आपके पास जो फेज फर्स्ट है और फेज सेकंड अगर ये सॉलिड है तो उस वाली कंडीशन में क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तब ऐसी कंडीशन आएगी G1 इक्वल टू G2 हो सकता है। या फिर कैसा हो, अगर ये लिक्विड है तो ये कैसा होना चाहिए, वेपर होना चाहिए। और अगर ये सॉलिड है तो ये गैस होना चाहिए। इन सारी कंडीशंस में क्या हो सकता है, ये प्रावस्था वक्र के तीन पार्ट हैं। कब, जब G1 लेस देन G2 हो, G1 ग्रेटर देन G2 हो और G1 इक्वल टू G2 हो। ठीक, देखो जरा फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं अपन। अब अपना काम है, ये जो प्रावस्था संतुलन है, प्रावस्था संतुलन के अनुप्रयोग है हमारे पास, और प्रावस्था संतुलन के अपन चार अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पहला अनुप्रयोग है, इससे भी क्लासियस, अरे भाई एक कंडीशन होती है G1 लेस देन G2। ऐसा हो सकता है कि एक अवस्था के अणु की प्रति अणु जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो कम हो दूसरे से, ठीक है। उस कंडीशन में प्रावस्था संतुलित रहे, उसके लिए जरूरी ये है कि इस वाले फेज से इस वाले फेज में पार्टिकल्स क्या करें, ट्रांजिट करें। ये तब पॉसिबल हो पाएगा। ये प्रावस्था वक्र की तीन कंडीशंस हैं, तीन टर्म्स हैं इसकी, ठीक। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो G1 ग्रेटर देन G2 है, अगर ऐसा हो कि फेज फर्स्ट के जो पार्टिकल हैं या फेज जो फर्स्ट है जिस भी अवस्था में है उसमें प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान अगर क्या है, ज्यादा है दूसरे फेज से, तो ये तब पॉसिबल है कि उसमें दोनों अवस्थाओं में संतुलन बने कि इस फेज से अणु किस फेज में ट्रांजिट करें, सेकंड फेज में ट्रांजिट करें। और अगर तीसरी कंडीशन G1 इक्वल टू G2 है, इसमें क्या होगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अणु ट्रांजिट तो करेगा नहीं, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, ऐसी अवस्थाएं सिर्फ तब बनती हैं जब मान लो जैसे फेज फर्स्ट में सॉलिड है तो दूसरे फेज में क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, ये तब पॉसिबल होगा। अगर फेज फर्स्ट में लिक्विड है तो दूसरे में क्या होना चाहिए, वेपर होना चाहिए, ये तब पॉसिबल होगा। या फिर फेज फर्स्ट में सॉलिड है तो तीसरे में जो सेकंड फेज है उसमें क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, ये तब पॉसिबल हो पाएगा। तब प्रावस्था वक्र या अपन कहेंगे कि प्रावस्थाएं किस में रहेंगी, संतुलन में रहेंगी, ठीक है। चलो अब अपना काम है प्रावस्था वक्र के अनुप्रयोगों के बारे में बात करेंगे अपन। हमारे पास चार अनुप्रयोग हैं। क्लासियस क्लैपेरॉन का इक्वेशन अपन को फाइंड आउट करना है, दाब का गलनांक पे प्रभाव, दाब का क्वथनांक पे प्रभाव और त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के बारे में बात करनी है, ठीक। और एक और पार्ट आएगा इसमें, बाष्पदाब समीकरण, ठीक। अपन क्या करेंगे, एक वेपर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बात करते हैं।